आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन लेकिन अलग किस्म की मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस मूवी में लीड रोल कर रहे हैं मम्मूटी और ज्योतिका, जो कि हम सभी के फेवरेट हैं। मूवी की IMDb रेटिंग है 7.4, लेकिन इसकी कहानी के लिए इसे रोटेन टोमेटोज पर 100% की फ्रेश रेटिंग मिली हुई है। मूवी को लास्ट तक देखना, क्योंकि इसमें आप जो देखेंगे वो आज तक आपने किसी भी मूवी में नहीं देखा होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो कहानी की शुरुआत होती है ओमना नाम की लेडी से, जो सुबह सुबह चर्च पहुंचती है और मोमबत्ती जलाकर चुपचाप प्रेयर करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि उसकी बेटी फेमी वहां आती है और बड़ी मासूमियत से पूछती है कि पापा कहाँ हैं? जिस पर ओमना समझाती है कि उसके पिता मैथ्यू फिलहाल इलेक्शन के कामों में बहुत ही बिजी है। जिसके बाद फेमी आगे पूछती है कि क्या आपने पापा से बात की? तो इस सवाल पर ओमना कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाती है, जैसे दिल में बहुत कुछ दबा हो। और फिर सीन यहाँ से मैथ्यू की तरफ चला जाता है। यहाँ मैथ्यू वाकई इस समय अपने चुनाव कैंपेन की स्ट्रेटेजी पर सिबिन नाम के साथी के साथ चर्चा कर रहा होता है। फिर उसे गांव के एक पारिवारिक झगड़े को सुलझाने के लिए बुलाया जाता है, क्योंकि लोगों के बीच में उसकी काफी अच्छी इमेज थी। इसके बाद वो फौरन वहाँ पहुँचता है और हम यहाँ राजन नाम के एक आदमी को देखते हैं। अब मामले को देखकर मैथ्यू को पता चलता है कि राजन की बेटी अपने ही घर में काम करने वाले नौकर से प्यार करने लगी थी और उसी से शादी करना चाहती थी। यहाँ वो लड़की साफ कहती है कि वो खुद भी कमाती है और लड़का भी काम करता है, यानी वो दोनों मिलकर अपना घर चला सकते हैं। तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? अब राजन आगे कुछ कह पाता कि उससे पहले मैथ्यू भी राजन की बेटी की बात से सहमति जताने लगता है। वो कहता है कि तुम्हारी बेटी की बात एकदम सही है। अगर ये दोनों अपने बल पर शादी करना चाहते हैं और ऊपर से वो लड़का मेहनती भी है, काम भी कर रहा है, तो इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन राजन को ये बात समझ में नहीं आती। वो थोड़ा पुराने ख्यालातों का आदमी था। हालांकि मैथ्यू उसे इसके बावजूद समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी इज्जत और समाज के डर से राजन अंदर जाकर रोने लगता है, क्योंकि उसकी नजर में किसी को उसके मान प्रतिष्ठा की चिंता नहीं थी। अब घर लौटकर हम मैथ्यू और उसके साले टॉमी को देखते हैं। यहाँ टॉमी अपने जीजा को मोटिवेट करता है कि उसकी इज्जत पूरे इलाके में है, इसलिए अगर वो पंचायत चुनाव में खड़े होते हैं तो उन्हें बहुत वोट मिलेंगे, जिससे वो जीत जाएंगे। और इस तरह से वार्ड में जीतकर आगे असेंबली चुनाव के बारे में भी सोचा जा सकता है, जिससे पूरे परिवार का स्टेटस भी बढ़ेगा। अब दूसरी तरफ हमें मैथ्यू का दोस्त थंकन दिखता है, जो एक ड्राइविंग स्कूल में इंस्ट्रक्टर का काम करता है। आज हम देखते हैं कि जब वो अपने स्टूडेंट को गाड़ी चलाना सिखा रहा होता है, तभी सड़क किनारे उसकी नजर अपने बेटे कुट्टन पर पड़ती है, जो स्कूल के एक दूसरे लड़के से किसी लड़की को लेकर झगड़ा कर रहा होता है। ये देखकर अब थंकन फौरन बीच बचाव करके उसे घर ले आता है। यहाँ उसकी बहन यानी कुट्टन की बुआ आई होती है, लेकिन कुट्टन अपनी बुआ से ठीक से बात तक नहीं करता और इग्नोर करके चला जाता है, क्योंकि इस वक्त वो अपने पिता से नाराज था। इसके बाद सीन कट होकर CRP पार्टी ऑफिस पर जाता है, जहाँ मैथ्यू पार्टी मीटिंग में बैठा होता है। यहाँ प्रदीप और रवि नाम के 2 पार्टी मेंबर्स सभी को बता रहे होते हैं कि कैसे मैथ्यू के पिता देवसी ने सालों तक इस पार्टी के लिए मेहनत की और उसी की वजह से पार्टी आज इस मुकाम तक पहुंची। इस तरह से सभी का मानना है कि मैथ्यू की भी गांव में अच्छी इज्जत है, इसलिए उनसे बेहतर कैंडिडेट उन्हें कोई नहीं दिखता। इसलिए वो चाहते हैं कि वार्ड नंबर 3 से मैथ्यू ही CRP के सपोर्ट से कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़े। अब काफी सोच समझकर मैथ्यू आखिरकार चुनाव लड़ने के लिए राजी हो जाता है और पार्टी वाले इसे अपनी बड़ी जीत मानते हैं। फिर रात में बेड पर लेटे हुए मैथ्यू और ओमना आपस में चुनाव और आने वाले दिनों के बारे में बात करते हैं। अब इसी दौरान मैथ्यू अचानक से पूछता है कि उनकी बेटी फेमी को इतनी जल्दी फिर से कॉलेज वापस क्यों जाना पड़ा, जबकि वो तो अभी कुछ दिन पहले ही घर आई थी। असल में फेमी कुछ दिन पहले ही छुट्टी लेकर घर आई थी और उसने अपने पिता को बताया भी था कि वो 2 हफ्ते बाद वापस जाएगी, लेकिन अब चूंकि वो कुछ ही दिनों में वापस चली गई थी, इसलिए मैथ्यू उसके बारे में पूछ रहा था। हालांकि अब ओमना उससे बहाना बनाकर कहती है कि शायद वो कॉलेज फेस्ट की तैयारियों में लगी होगी, इसलिए उसे जाना पड़ा होगा। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि उसके चेहरे से साफ झलक रहा है कि वो किसी और बात को लेकर भीतर ही भीतर परेशान है। खैर, अब अगली सुबह मैथ्यू के बुजुर्ग पिता देवसी मॉर्निंग वॉक से घर लौटते हैं, तो मैथ्यू उनसे सीधे नजरें नहीं मिलाता, बल्कि वो सिर्फ अपनी पत्नी से कहता है कि उसे जल्दी चुनाव का काम शुरू करना होगा, इसलिए ये बात वो पापा को समझा दे। अब घर के काम निपटाकर ओमना भी बाहर अपने काम पर निकल जाती है। दूसरी तरफ इधर पार्टी ऑफिस में बैठकर सब लोग प्लान बनाते हैं कि कैसे घर घर जाकर लोगों को वोट देने के लिए मनाया जाए।
और कौन किस इलाके में जाएगा, कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे। और तभी प्रदीप अंदर आता है, जो रवि से अलग से बात करते हुए कहता है कि नॉमिनेशन की तारीख बहुत ही नजदीक आ गई है, जो मैथ्यू की कैंडिडेंसी के लिए सिरदर्द बन सकता है। लेकिन दोस्तों, ये केस क्या है वो हमें आगे पता चलेगा। खैर, अब इसी सेम टाइम पर हम कुट्टन को देखते हैं, जो अपने स्कूल से घर लौटता है और उसका चेहरा उतरा हुआ होता है। तभी उसका पिता थंकन, जो उस वक्त अपने घर के बगीचे में काम कर रहा था, वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुमने चेहरा क्यों लटका कर रखा है। तो इस पर कुट्टन उससे सवाल करता है कि पहले आप मुझे ये बताओ कि आपके और मैथ्यू अंकल के बीच में क्या चल रहा है। अब कुट्टन यहाँ किस बारे में बात कर रहा था वो भी हमें नहीं दिखाया जाता, बल्कि सीन सीधा टॉमी पर आ जाता है, जो अपनी बहन ओमना को समझाने की कोशिश करता है कि पति पत्नी के बीच जो भी मसला है उसे घर के अंदर ही सुलझाना चाहिए। ये तुम्हें अचानक से क्या हो गया। वो आगे कहता है कि इस उम्र में तलाक की बात करके वो क्या साबित करना चाहती है, और आखिर सबके सामने घर की बातें खोलने की क्या जरूरत है। तो इस पर ओमना उसे क्या जवाब देती है ये भी हमें नहीं दिखाया जाता। यानी इतना तो साफ था कि ओमना अपने पति से तलाक लेने की सोच रही थी, लेकिन क्यों, ये हमें आगे पता चलेगा। खैर, अब शाम को जब मैथ्यू घर आता है तो ओमना उसे लगभग इग्नोर करती है। फिर कुछ देर के बाद वो अकेले में बैठकर प्रेयर करती है, और तभी दूसरी तरफ मैथ्यू के पिता देवसी मोबाइल पर अपनी बेटी की वो वीडियो क्लिप देखते हैं, जिसमें वो रोते रोते कह रही होती है कि उसकी भाभी यानी ओमना ने उसके भाई मैथ्यू के खिलाफ केस कर दिया है, इसलिए अब वो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। इसके बाद हम देखते हैं कि रात को मैथ्यू आखिरकार ओमना से सवाल करता है कि हम कब तक यूं ही एक दूसरे से नजरें चुराते रहेंगे। तुमने ये सब जानबूझकर किया है, वो भी तब जब मैं चुनाव में उतरने वाला था। क्या तुम्हें पता है इसका नतीजा क्या होगा। तभी ओमना एकदम से बताती है कि उसने ये पिटीशन 2 महीने पहले ही फाइल कर दी थी, बस उसके बारे में मैथ्यू को नहीं बताया था। साथ ही टाइमिंग के लिए वो कहती है कि ये चुनाव के लिए प्लान नहीं था, बल्कि उसकी सहन शक्ति की आखिरी सीमा थी। अब अगले दिन मैथ्यू पार्टी ऑफिस जाकर प्रदीप और रवि से साफ कहता है कि वो उनकी बातों में आकर चुनाव लड़ने को तैयार हुआ, लेकिन अब तक नॉमिनेशन फाइल नहीं किया गया है, और ऊपर से उसकी घर की स्थिति भी ठीक नहीं है, इसलिए वो पीछे हटना चाहता है। लेकिन प्रदीप उसे समझाता है कि वो नॉमिनेशन दाखिल कर दे, बाकी लीगल और पब्लिक इमेज वाली चीजें पार्टी संभाल लेगी। वो दोनों उसे भरोसा दिलाते हैं कि केस को भी मैनेज कर लिया जाएगा, इसलिए उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि गांव भर में पोस्टर लग जाते हैं कि सभी लोग कैंडिडेट मैथ्यू को ही वोट दें। उधर विपक्षी पार्टी भी अपना कैंपेन शुरू कर देती है। साथ ही वो एक घर में जाकर मैथ्यू के बारे में अफवाहें फैलाते हैं और कहते हैं कि आपको तो मैथ्यू के बारे में पता ही होगा, केस से साबित हो गया कि वो अच्छा इंसान नहीं है। सोचिए, उसकी बीवी उससे तलाक लेना चाहती है, जिसके लिए उसने मैथ्यू पर केस किया है। आखिर ऐसा आदमी चुनाव जीतकर क्या भला करेगा। ऊपर से अगर वो जीत भी गया तो पंचायत की छवि कैसी होगी। लेकिन ये सब सुनकर उस घर का मालिक उन्हें साफ कह देता है कि वो वोट देगा तो मैथ्यू को ही, क्योंकि वो केस मैथ्यू का निजी मामला है। फिर वो आगे कहता है कि मैथ्यू के केस से भी बड़ा मुद्दा तो ये है कि सामने वाला पुल सालों से टूटा पड़ा है और किसी ने उसकी मरम्मत तक नहीं कराई, तो ऐसे में वो दूसरी पार्टी को वोट क्यों दे। तो ये सुनकर वो अपोजिशन वाला चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद मैथ्यू आज अपनी बेटी फेमी से मिलने उसके कॉलेज पहुँचता है, क्योंकि उसे अंदाजा था कि केस के बारे में सुनकर उसकी बेटी भी काफी परेशान होगी। अब फेमी को पहले से ही तलाक की पिटीशन वाली बात पता थी, इसलिए मैथ्यू उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 2-4 दिन में सब शांत हो जाएगा। बस उसकी माँ कुछ बातें खुलकर नहीं कर रही। तभी फेमी बताती है कि 2 महीने पहले जब पिटीशन फाइल हुई थी तब वो माँ से बात कर चुकी थी और अब उसे भी सब कुछ पता है। हालांकि वो कहती है कि इसके बाद भी वो अपने पिता से बिल्कुल भी नाराज नहीं है, लेकिन माँ के फैसले का सम्मान भी करती है। अब इसी बीच गांव में लोग, खासकर मर्द, थंकन की भी खिल्लियां उड़ाने लगते हैं, क्योंकि पूरा मामला अब पब्लिक चर्चा बन चुका है और इसी वजह से उसका बेटा कुट्टन भी खुद को कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं समझता। अब हालांकि हमें पता है कि मैथ्यू पर उसकी बीवी ने तलाक का केस किया है, यानी वो तलाक लेना चाहती है, लेकिन कुट्टन की बातों से लगता है कि मैथ्यू और कुट्टन के पिता के बीच में कोई राज है जो लोगों के सामने आ गया है। वहीं फेमी की बातों से लगता है कि तलाक के अलावा भी कुछ है जो उसे अपने पिता के बारे में पता है। अब मैथ्यू घर वापस आकर ओमना से पूछता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो, क्या हम कोर्ट में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हों? तो ओमना कहती है, आप पिटीशन उठाकर देख लीजिए, अगर उसमें लिखा कुछ भी गलत हो तो आप मुझसे लड़िए, लेकिन अगर एक भी बात झूठ नहीं है तो फिर ये मेरा हक है। अब यहीं से फिल्म असली मुद्दे की तरफ मुड़ती है।
असल में तलाक की वजह सिर्फ नाखुशी नहीं, बल्कि पिटीशन में लिखा गया वो सच है कि मैथ्यू एक समलैंगिक यानी होमोसेक्सुअल आदमी है, जिसका भावनात्मक ज्यादा रिश्ता थंकन से है। और ओमना वर्षों से एक झूठी शादी में सिर्फ पत्नी की इमेज निभा रही थी। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। अगले दिन प्रदीप मैथ्यू को लेकर एक महिला वकील संजीता के पास जाता है। अब संजीता कोर्ट के पेपर्स को देखकर कहती है कि उसे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो एलिगेशंस लगे हैं उनके साथ में कोई ठोस प्रूफ अटैच नहीं है। हालांकि मैथ्यू नोटिस करता है कि पिटीशन में बार बार क्रुएलिटी शब्द लिखा गया है, जैसे कि उसकी वाइफ के साथ उसने कोई हिंसा की हो, जिस पर संजीता उसे समझाती है कि ये इसीलिए लिखा गया है क्योंकि ओमना को ऐसा लगता है कि उसका पति किसी दूसरे मर्द के साथ रिलेशन में है, और इसी भावनात्मक और शारीरिक खालीपन को वो क्रुएलिटी कहकर दर्ज कर रही है। संजीता ये भी कहती है कि अपोजिशन साइड की वकील अमीरा अक्सर बहुत कुछ लिख देती है, वो भी बिना प्रूफ के, इसलिए मैथ्यू को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पर तभी प्रदीप बीच में बोल पड़ता है कि मैडम, मैथ्यू चुनाव के लिए खड़ा होने वाला है, इसलिए केस जितना जल्दी हो सके निपट जाए तो अच्छा है। तो इस पर संजीता कहती है कि वो हाई कोर्ट से इस केस की स्पीडी डिस्पोजल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद वो मैथ्यू से कुछ पर्सनल सवाल पूछती है कि क्या ओमना का किसी से अफेयर चल रहा है, या फिर प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद है जिस वजह से वो ऐसा कर रही है। तो मैथ्यू इसके लिए साफ मना कर देता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद वो पूछती है कि उसका अपना दोस्त थंकर के साथ क्या रिश्ता है। तो मैथ्यू कहता है कि बस हालचाल पूछने वाला दोस्ताना रिश्ता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर वो मैथ्यू से उसकी और पत्नी की मैरिड लाइफ के बारे में भी पूछती है कि क्या आप लोग साथ में समय बिताते हैं। तो इस पर मैथ्यू कहता है कि उसे ओमना से अलग नहीं होना, वैसे ही शादी को 20 साल हो चुके हैं और उसके हिसाब से कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस वो परिवार को टूटने देना नहीं चाहता। आगे संजीता कहती है कि इस हिस्से पर उसे मैथ्यू से अकेले में और भी बातें करनी होगी, लेकिन बाद में। अब हम देखते हैं कि ट्रायल शुरू होने से पहले दोनों पति पत्नी को कोर्ट द्वारा काउंसलिंग के लिए भेजा जाता है। यहाँ काउंसलर दोनों का व्यवहार देखकर साफ कहती है कि उनके बीच कोई साधारण गलतफहमी नहीं दिख रही। हालांकि ओमना के मन में जो है उसमें उसे पूरी क्लैरिटी नजर आती है, लेकिन असल बात तभी निकलेगी जब मैथ्यू खुलकर अपनी सच्चाई बोलेगा, जो असल में इस वक्त अपनी बात रखने से थोड़ा झिझकता हुआ महसूस हो रहा था। अब उधर थंकन पर भी धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता है। साथ ही उसका एक दोस्त उसे ताना मारता है कि मैथ्यू के चक्कर में उसे भी सब भुगतना पड़ रहा है। उसका दोस्त कहता है कि अभी तो सिर्फ नाम खराब हुआ है, आगे जब उसे खुद मदद की जरूरत पड़ेगी तो कोई साथ नहीं देगा। ऊपर से वो अपने बेटे के बारे में भी सोचे, उसके फ्यूचर पर क्या असर पड़ेगा। तो अब ये बातें सुनकर थंकन भी अंदर से हिल जाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि सीआरपी पार्टी का कैंपेन चल रहा होता है। यहाँ स्टेज से लोग खुलकर कहते हैं कि वो चाहते हैं कि मैथ्यू को वोट मिले, और हाँ, जो पर्सनल केस चल रहा है उसे भी वो एक तरह से इलेक्शन टूल की तरह यूज करेंगे, ताकि दिखा सके कि मीडिया और विपक्ष किस तरह एक अच्छे कैंडिडेट को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग जनता से कहते हैं कि मैथ्यू के बारे में भी सभी को पता है, वो कैसा इंसान है या उसका रवैया लोगों के प्रति कैसा है, इसलिए उसको वोट देना ही होगा, ताकि इस इलाके के सालों से रुके कामों को पूरा करवाया जा सके। पर तभी हम देखते हैं कि बारिश के शुरू होने पर रैली वहीं बीच में रोक दी जाती है। इधर मैथ्यू प्रचार पर्चे बांटता बांटता एक दुकान पर पहुंचता है, जहां उसका थंकन से आमना सामना हो जाता है। अब इसी बीच दोनों के दरमियान हल्की अनकही टेंशन झलकती है, जिसे वो एक दूसरे से शेयर नहीं करते। अब अगले दिन कोर्ट में ट्रायल की सुनवाई के दौरान संजीता जज से अनुरोध करती है कि फैसला जल्दी सुनाया जाए, क्योंकि उसका क्लाइंट चुनाव में खड़ा है। उधर देवसी यानी मैथ्यू के पिता उस दुकान पर जाते हैं जहां थंकन काम करता है, पर हम नोटिस करते हैं कि यहाँ वो दोनों एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पाते। तभी इस बीच चर्च के फादर मैथ्यू के घर आते हैं, क्योंकि चर्च कम्युनिटी में मैथ्यू को लेकर उठे विवाद की वजह से वो उसे चर्च से बहिष्कृत करने पर विचार कर रहे होते हैं। तभी फादर ओमना से कहते हैं कि वो अपना केस वापस ले ले, क्योंकि मैथ्यू समझौता करने को तैयार है। ओमना साफ कहती है कि उसने बहुत सोच समझकर ये फैसला लिया है, लेकिन अगर अब पीछे हट गई तो खुद की नजरों में गिर जाएगी। फिर सबके जाने के बाद वो अपने भाई टॉमी से कहती है कि अगर वो सच में चाहता है कि वो आगे खुश रहे तो उसे उसका साथ देना होगा, चाहे समाज कुछ भी सोचे। अब उसी समय विपक्षी पार्टी का एक मेंबर ओमना को फोन करता है। वो कहता है कि उसने अपने पति पर केस करके बहुत अच्छा काम किया है। विपक्ष तो काफी समय से ऐसी ही किसी कंट्रोवर्सी का इंतजार कर रहा था। वो आगे कहता है कि अगर ओमना को किसी चीज या मदद की जरूरत हो तो वो उसकी मदद करने को तैयार है।
यानी उसके दर्द को भी वो सिर्फ राजनीति का हथियार बनाना चाहते थे। अब अगले दिन कोर्ट ट्रायल में मैथ्यू की वकील संजीता ओमना से सवाल जवाब शुरू करती है। वो कहती है कि ऐसा लगता है कि ओमना अपने पति पर ये सारे एलिगेशंस लगाकर बस उनसे बदला लेना चाह रही है। तो इस पर ओमना की तरफ से लड़ रही वकील अमीरा बीच में बोलती है कि असल मुद्दा यह है कि मैथ्यू ने कभी अपनी होमोसेक्सुअलिटी के बारे में खुलकर बात नहीं की, न पत्नी से न समाज से। वो कहती है कि ऐसे कई पुरुष हैं जो खुद गे हैं, लेकिन नॉर्मल दिखने के लिए शादी करके एक आरामदायक जिंदगी जीते रहते हैं और पीड़ित होती है उनकी पत्नी, जिसे कभी मानसिक या शारीरिक सुख उनसे नहीं मिल पाता। इस पर संजीता कहती है कि मैथ्यू समाज में इज्जतदार आदमी है और अगर वो गे है भी तो ये अपने आप में कोई क्राइम नहीं है। लेकिन फिर वो ओमना से एक तीखा सवाल पूछती है कि अगर आपका पति गे है तो आपकी बेटी पैदा कैसे हुई। तो इस पर ओमना शांत रहते हुए जवाब देती है कि बहुत जिद करने के बाद ही फेमी पैदा हुई थी। साथ ही वो ये भी बताती है कि शादी के इतने सालों में उनके बीच में सिर्फ 4 बार ही शारीरिक संबंध बने हैं। अब ये सुनकर कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है और खुद मैथ्यू भी शर्म से अपना सिर झुका लेता है। लेकिन इसके बाद भी संजीता फिर से पॉइंट रखती है कि मैथ्यू ने कभी उस पर डोमेस्टिक वायलेंस नहीं किया, ना ही शारीरिक टॉर्चर, तो क्रुएलिटी कैसे साबित होगी। तो अमीरा का जवाब साफ होता है कि यहाँ बात सिर्फ मारपीट की नहीं, बात यह है कि मैथ्यू ने अपनी असली सेक्सुअलिटी छुपाकर ओमना को पूरी जिंदगी एक झूठे रिश्ते में कैद करके रखा। यही अपने आप में मानसिक और वैवाहिक क्रूरता है और इस आधार पर वो तलाक मांग सकती है। इसके बाद अमीरा जज को ये भी बताती है कि उसकी क्लाइंट कोई मेंटेनेंस या पैसा नहीं चाहती, वो सिर्फ तलाक चाहती है और अपनी जिंदगी वापस चाहती है। फिर संजीता पूछती है कि ओमना को कब पहली बार शक हुआ कि उसके पति की ओरिएंटेशन अलग है। तो ओमना कहती है कि शादी के कुछ ही समय बाद उसे ये महसूस होने लगा, लेकिन उसने सोचा शायद मैथ्यू किसी तनाव में है इसलिए ऐसा होगा। लेकिन फिर बेटी के जन्म के बाद उसे यकीन हुआ कि उसके पति का कहीं और अफेयर है, लेकिन सबूत नहीं था। आगे जज उससे पूछते हैं कि क्या उसके पास कोई ठोस सबूत है कि मैथ्यू और थंकन के बीच में ऐसा रिश्ता है। तो ओमना के पास कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं होता, जिससे उसकी वकील अमीरा भी थोड़ी असहज हो जाती है। फिर संजीता उससे आगे पूछती है, अगर आपको 18 साल पहले ही ये सब महसूस होने लगा था तो आपने अभी इतने सालों बाद पिटीशन क्यों फाइल की। तो ओमना इस सवाल पर खामोश रह जाती है, जिससे संजीता इसे जज के सामने ऐसे रखती है कि देखिए, ओमना वास्तव में किसी पर्सनल फ्रस्ट्रेशन या गुस्से में डिवोर्स चाहती है और होमोसेक्सुअलिटी को बस बहाना बना रही है। पर तभी अमीरा इसका काउंटर करती है। वो कहती है कि सालों साल औरतों को चुप रहना सिखाया गया, अपनी फीलिंग्स दबाने को कहा गया, इसलिए जब ओमना का सब्र टूट गया तो उसने आवाज उठाई, आखिर इसमें गलत क्या है। तभी वो जज को याद दिलाती है कि सेक्शन 377 हटने से पहले होमोसेक्सुअलिटी खुद एक क्राइम थी, यानी कुछ साल पहले तक मैथ्यू कानून की नजर में भी क्रिमिनल थे। इसलिए हो सकता है कि ओमना ने इसी बदलाव के बाद हिम्मत जुटाई और अब केस लड़ना सही समझा, ताकि उसके पति को जेल न जाना पड़े, क्योंकि कहीं न कहीं वो अपने पति को जेल में धकेलना नहीं चाहती थी। अब ट्रायल के अगले दिन वकील अमीरा मैथ्यू को कटघरे में बुलाती है। फिर वो उससे सीधा पूछती है कि अगर गे होना वजह नहीं है तो आपको क्या लगता है, आपकी पत्नी आपको तलाक क्यों देना चाहती है। तो इस पर मैथ्यू बस इतना कह पाता है कि उसे नहीं पता और उसके रिलेशनशिप से जुड़े सवालों पर वो साफ साफ जवाब देने से कतराने लगता है। इस तरह से वो अपने गे होने की सच्चाई कोर्ट के सामने कबूल नहीं कर पाता, जिससे वो असहज और डिफेंसिव दिखने लगता है। अब ये सब देखकर उसकी वकील संजीता भी घबरा जाती है कि कहीं केस हाथ से निकल ना जाए। इसलिए सुनवाई के बाद वो मैथ्यू से कहती है कि उसे लगा था कि वो समझदार इंसान है और जो कुछ भी बताया वही पूरा सच है, लेकिन उसने उससे भी बहुत कुछ छुपाया है। इसलिए उसे ऑफिस में आकर खुलकर बात करनी होगी ताकि केस को अच्छे से संभाला जा सके। फिर कोर्ट से निकलकर कार के पास आते समय मैथ्यू को LGBTQ कम्युनिटी के लिए काम करने वाला एक आदमी रोकता है। वो कहता है कि वो समझ सकता है कि मैथ्यू किस हालत से गुजर रहा है, लेकिन पहले से ही गुस्से और शर्म से भरा मैथ्यू उसे नजरअंदाज करके चला जाता है। इधर घर की तरफ उसका साला टॉमी उसे समझाता है कि अब उसे भी केस वापस लेने पर विचार करना चाहिए और ओमना को आजाद कर देना चाहिए। उसका कहना था कि वो मान चुका है कि शुरू में वो अपनी बहन को समझ नहीं पाया, लेकिन अब उसे लगता है कि जो ओमना कर रही है वो सही है। इसके बाद मैथ्यू के पिता भी अपनी बहू से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो केस वापस ले ले और उसके बेटे को छोड़ दे, पर ओमना उनसे साफ कहती है कि उन्हें भी सब पता था, यानी अपने बेटे की सच्चाई और दोनों के बीच की दूरी, और इसी वजह से बाप बेटे की सही से बातचीत नहीं होती।
हालांकि पहले उसे लगा था कि ये आम बात है और पीढ़ी का गैप है, लेकिन बाद में उसने असली वजह समझी। वो कहती है कि उसका किसी की इज्जत मिटाने का इरादा नहीं है, लेकिन अब बहुत हो चुका है और उसके बर्दाश्त के बाहर है, इसलिए वो ऐसी शादी में और नहीं रह सकती और इसीलिए उसे ये कदम उठाना पड़ा। अब दूसरी तरफ थंकन अपने दोस्त के साथ दुकान पर बैठकर शराब पी रहा होता है और तभी वो अपने ही बेटे कुट्टन को भी वही शराब पीते हुए देखता है। फिर वो जाकर उसे समझाता है तो कुट्टन रोते रोते कहता है कि अब उसका कोई दोस्त नहीं, सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वो पूरी तरह से अकेला पड़ गया है। साफ था कि लोग उसे उसके पिता और मैथ्यू के बीच के रिश्ते को लेकर चिढ़ा रहे थे, जो उसकी मानसिक हालत को खराब किए जा रहा था। इधर पार्टी ऑफिस में मैथ्यू इलेक्शन कैंपेन की मीटिंग में होता है और तभी उसे वकील संजिता का फोन आता है। अब वो उसे बताती है कि विपक्ष ने कोर्ट में एविडेंस दोबारा खोलने की पिटीशन डाली है और इससे पता चला है कि अगली सुनवाई में एक नया गवाह पेश होने वाला है। फिर अगले दिन ट्रायल में वही नया गवाह आता है, जो कोई और नहीं बल्कि मैथ्यू के पिता देवसी थे। अब कटघरे में खड़े होकर वो मान लेते हैं कि उनका बेटा होमोसेक्सुअल है और ओमना इसी वजह से ये रिश्ता खत्म करना चाहती है। तभी संजीता उनसे पूछती है कि क्या उनके पास कोई ठोस प्रूफ है कि उनका बेटा गे है। तो देवसी कहते हैं कि वो मेरा बेटा है, मैं बचपन में ही समझ गया था कि उसका मन कैसा है। तो इस पर अब अमीरा पूछती है कि अगर उन्हें ये सब पहले से ही पता था तो उन्होंने शादी से मना क्यों नहीं किया, जिस पर देवसी अब स्वीकार करते हैं कि शादी मैथ्यू की नहीं, उनकी खुद से जिद थी। उन्होंने ही कहा था कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, इसलिए मैथ्यू मान गया। यानी इस सब में वो एक तरह से खुद को कसूरवार ठहराते हैं। इसके बाद थंकन अपने बेटे कुट्टन को अपनी बहन के घर भेज देता है ताकि उसे वहाँ भेजकर कम से कम स्थानीय बेइज्जती से बचाया जा सके और उसके दिमागी हालत को और खराब होने से बचाया जा सके। इसके बाद रात को मैथ्यू अपने पिता से खुलकर बात करता है। वो कहता है कि उन्हें उसके बारे में सब कुछ पता था, फिर भी उन्होंने डॉक्टर के सामने कह दिया कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। वो कहता है कि मेरी वजह से ओमना की जिंदगी बर्बाद हो गई। मुझे आजादी मिली, पढ़ाई, करियर, राजनीति, सब कुछ, लेकिन जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब आपने मुझे समझा ही नहीं। इस तरह से वो अपने पिता से लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ता है और कमरे में बैठी ओमना ये सब चुपचाप सुनती रहती है। इधर थंकन अब खुद को भी पूरी तरह से अकेला महसूस करता है, जिसके बाद वो मैथ्यू को फोन करके उससे बात करना चाहता था, लेकिन मैथ्यू उसका कॉल काट देता है क्योंकि वो खुद भी गिल्ट, गुस्सा और डर के बीच में फंसा हुआ था। अब कुछ समय के बाद मैथ्यू इस बारे में बहुत सोचता है और आखिर में ओमना से माफी मांगता है। वो कहता है कि वो हमेशा पूरी दुनिया को अपनी सच्चाई बताना चाहता था कि वो कैसा है, लेकिन कभी भी हिम्मत जुटा नहीं पाया। तो इस पर ओमना रोते रोते पूछती है कि आखिर फिर तुम मेरे साथ रहना ही क्यों चाहते हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें वैसे ही जीना चाहिए जैसे तुम सच में हो? तो मैथ्यू कहता है कि मैं अपनी वजह से तुम्हें परेशानी में नहीं देख सकता। यही वजह है कि मैं तलाक के लिए अब तक राजी नहीं हुआ, पर आज जब कोर्ट में सभी के सामने मेरी बात आई तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने तो तुम्हें एक बंधन में बांध कर रखा है। मैं अब तक समाज और इमेज के बारे में सोच सोच कर इस फैसले से दूर भाग रहा था, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम्हारे बारे में तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं कि आखिर तुम्हारी सोच क्या है। पर अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुमने जो किया वो अपने लिए बिल्कुल सही किया। लेकिन इस पर अब ओमना कहती है कि असल में मैंने जो कुछ भी किया, क्या तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ मैंने अपने लिए किया है? नहीं, वो सब मैंने तुम्हारे लिए किया है। तुम खुद एक दबी हुई और छुपी हुई जिंदगी जी रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे परेशान नहीं देख सकती। मैं तुम्हें आजाद देखना चाहती हूँ, जहाँ तुम इस समाज को नहीं बल्कि अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। इसके बाद वो उसे गले लगाकर खूब रोती है और धीरे से पूछती है, क्या आज रात हम दोनों एक साथ आखिरी बार पास में सो सकते हैं? फिर अगले दिन हम देखते हैं कि वो दोनों कोर्ट की लड़ाई आगे बढ़ाने के बजाय अब आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट चुनते हैं, यानी वो आपसी सहमति से तलाक के पेपर्स पर साइन कर लेते हैं और बिना मुआवजे, बिना झगड़ा, बस सच स्वीकार करके अलग अलग रास्ते चुनने का फैसला करते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद मैथ्यू ओमना को उसके मायके तक छोड़कर आता है, जबकि वो अपने पिता और बेटी फेमी के साथ रहता है। अब हम देखते हैं कि ओमना अलग जरूर है, लेकिन दोनों के बीच कड़वाहट नहीं, बस एक तरह का सम्मान और समझ बाकी रहती है। अब भले ही रिश्ते कानूनी तौर पर टूट चुके हों, लेकिन फिर भी ओमना मैथ्यू के चुनाव कैंपेन में उसकी मदद करती है, घर घर जाकर उसके लिए वोट मांगती है, क्योंकि वो जानती है कि इंसान के रूप में वो गलत नहीं है, बस अपने सच को स्वीकार करने में देरी कर बैठा। इसके बाद इलेक्शन का दिन आता है, जहां वोटिंग होती है। ठीक उसी दिन मैथ्यू
ओमना को एक रेस्टोरेंट में किसी दूसरे आदमी से मिलवाने ले जाता है, शायद किसी संभावित साथी या रिश्ते के संभावना के तौर पर। आखिर में ओमना से अलग हो जाने के बाद वो कम से कम इतना तो उसके लिए करना चाहता था कि वो भी आगे बढ़ सके। फिर रेस्टोरेंट से बाहर आते समय वो देखता है कि थंकन कार में उसका इंतजार कर रहा है। इसके बाद मैथ्यू उसमें बैठ जाता है और वो दोनों साथ निकल जाते हैं। अब यहाँ रास्ते में लगे पोस्टर्स पर दिखता है कि मैथ्यू ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और वो चुनाव जीत चुका है। साथ ही हम देखते हैं कि पोस्टर के बैकग्राउंड में रेनबो कलर्स बने हैं, जो साफ साफ LGBTQ कम्युनिटी का प्रतीक है। और इसी विजुअल से हम समझ पाते हैं कि अब मैथ्यू और थंकन एक साथ हैं, भले खुले तौर पर नहीं तो कम से कम अपने सच के साथ ईमानदार होकर। और यहीं पर काठल द कोर की कहानी खत्म हो जाती है। अब दोस्तों, इस मूवी से मिले मैसेज की बात करें तो ये अपने आप में एक डिफरेंट मूवी है। कई लोग इसे शायद देखना भी पसंद ना करें, लेकिन यही वो वजह है जो इस मूवी को खास बनाती है, क्योंकि जो